बच्चों, पिछले अध्याय 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि हर्षवर्धन जो एक महान शासक था, 7वीं सदी में उनकी मृत्यु के पश्चात अनेक क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी और उन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों में कुछ नए राजवंशों का उदय हुआ। आज के अध्याय 2 में हम लोग खास राजवंशों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें इस चित्र के माध्यम से हम देखें तो महत्वपूर्ण जो राजवंश या क्षेत्रीय राजाओं का जो उदय हुआ उसमें प्रमुख रूप से राष्ट्रकूट और इस गुज्जर प्रतिहार जो मध्य भारत की तरफ भी हम देख सकते हैं। पूर्वी भारत में अगर हम देखें तो पाल वंश और ठीक दक्षिण में हम चौला वंश के बारे में भी आज जिक्र करेंगे। तो आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि ये 4 वंशों में सबसे मजबूत वंश कौन उभर के आया या कौन से वंशों के कार्यकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि ये राष्ट्रकूट हम देखते हैं कि दक्कन के तरफ, चूंकि ये चालुक्यों का एक सामंत था, लेकिन उनकी दुर्बलता को देखते हुए इन्होंने उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया और इन्होंने एक नए सत्ता की स्थापना की जो इतिहास में राष्ट्रकूट के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने किया था और इन्होंने राजधानी मान्यखेत को बनाया था। इनके राजाओं ने जो महत्वपूर्ण उपाधि धारण की उसमें महाराजाधिराज, परमेश्वर और भट्टारक है। इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए या निर्माण हुए उसमें हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैलाश मंदिर और अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, ये महाराष्ट्र के इलाके में, खासकर औरंगाबाद के इलाके में जो गुफाओं का निर्माण हुआ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। इनके जो प्रमुख शासक हुए उसमें अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय। तो इसके बाद राष्ट्रकूट के बाद हम दूसरे वंश पे जो चर्चा करेंगे वो है पाल वंश। ये पाल वंश चूंकि पूर्वी भारत के इलाके में इन्होंने अपना सत्ता को स्थापित किया था। ये पाल वंश का स्थापना करने वाले गोपाल थे और इनका जो विस्तार हुआ वो वर्तमान बिहार और बंगाल तक। लेकिन इनके जो पुत्र थे धर्मपाल और धर्मपाल के जो पुत्र देवपाल, इन्होंने अपने राज्य का खूब विस्तार किया। बल्कि ये कहा जाता है कि उड़ीसा, नेपाल और कुछ और क्षेत्र तक इनका एक बड़े पैमाने पे विस्तार किया। धर्मपाल का जिक्र हमने इसलिए भी किया कि धर्मपाल के समय ही जो अभी वर्तमान बिहार के भागलपुर में बहुत प्राचीन एक विश्वविद्यालय जिनको हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, इनका निर्माण धर्मपाल ने किया था 783 से 820 ईस्वी में। कहा यह भी जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के क्षतिग्रस्त होने के बाद या उनकी कह सकते हैं कि गिरती जो व्यवस्था है उसके बाद धर्मपाल ने इस विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। ज्यादातर पाल वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये पाल वंश जो है लगभग 400 साल तक अपने इलाके में शासन किया। तीसरा वंश जो हम लोग आज चर्चा करेंगे वो है गुज्जर और प्रतिहार। जैसा कि चित्र में भी हम लोग देख सकते हैं, जो वर्तमान चूंकि उत्तर भारत में ये दूसरे जो है महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि शक्ति उभर के सामने आया। थोड़ा सा ऊपर अगर हम इंद्रप्रस्थ की तरफ जाते हैं तो वहां पे चाहमान या चौहान शासन की हुकूमत थी, लेकिन गुज्जर और प्रतिहार के संस्थापक और इस
राजवंश के जो संस्थापक थे वो हरिचंद्र। भौगोलिक सीमा को अगर हम देखते हैं तो पश्चिम और मध्य भारत तक इनका विस्तार हुआ। हाँ, ये बात थी कि ये जो राष्ट्रकूट है, राष्ट्रकूट से बार बार इनकी टकराहट होती थी। कारण यह है कि कन्नौज जो है, कन्नौज एक व्यापारिक केंद्र में के रूप में काफी उभर के सामने आ गया था और कन्नौज के साथ साथ पश्चिमी गंगा के मैदानी क्षेत्र पर अधिकार के लिए भी राष्ट्रकूटों के साथ इनकी लगातार लड़ाई हो रही थी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं दक्षिण भारत की तरफ। जैसा कि इस चित्र में भी दिखाया गया है, वो है चोल वंश या चोला हम लोग कहते हैं। ये असल में दक्षिण भारत राज्यों में सबसे प्राचीन शासन व्यवस्था था इनका, लेकिन इसके जो संस्थापक थे वे विजयालय थे और ये कहा भी जाता है कि पल्लवों की राजनीतिक दुर्लभता को और कमजोरी का लाभ उठाकर तंजौर पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चोल जो है एक काफी शक्तिशाली शासक के रूप में दक्षिण भारत में उभर के सामने आए थे। इसमें जो है अहम जो राजा का नाम हम ले सकते हैं वो है राजा राम प्रथम, जो विजेता और साम्राज्य निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। फिर उन्हीं का पुत्र को हम देख सकते हैं जिसका नाम राजेंद्र प्रथम, जो एक प्रतापी शासक के रूप में इतिहास में जाना जाता है। ये इनका जो एक महत्वपूर्ण काम हुआ वो ये था कि जल सेना के साथ साथ थल सेना को भी इन्होंने काफी सुदृढ़ और व्यवस्थित किया। फिर इसके साथ साथ अपने शासन के 5वें वर्ष जो इन्होंने एक बड़ा विजय प्राप्त किया था, जो अभी वर्तमान श्रीलंका पर इनका अधिकार हुआ था। चोल वंश की तारीफ बहुत से इतिहासकारों ने कहा है कि उनका व्यवस्था बहुत बेहतरीन था। चूंकि 6 प्रांतों के को जो कि बड़ा प्रांत था, इसको बांटने के लिए इसने मंडलम का निर्माण किया था। यानी बड़ा जो शाखा होता था वो राज्य के बाद मंडलम और मंडलम के बाद नाडु और नाडु के बाद कोट्टम या कोर्रम, यानी ये इनकी प्रशासनिक इकाइयां थी। इनके कार्य में महत्वपूर्ण रूप से ये 2 तरह के कर को वसूलते थे। पहला भूमि कर और दूसरा व्यापार कर। तो ये कर जो है, कर का जो भी हिस्सा आता था, एक भाग राजा अपने लिए रखते थे और दूसरा जो ये होता था, टैक्स का पैसा आता था, वे सार्वजनिक काम के लिए, जैसे तालाब, मंदिर का निर्माण या सड़क बनवाना, ये सारा काम के लिए ये रखते थे। अब इनके जमाने में जो महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि यहाँ पे एक चित्र के माध्यम से हम एक मंदिर जो बनाने का प्रयास किए हैं, जो जिसका नाम गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है, जो चोल शासकों ने बनाया है। यानी इसके जमाना में कलात्मक विकास बहुत जबरदस्त हुआ। इन्होंने द्रविड़ स्थापत्य शैली का विकास किया और इस द्रविड़ शैली को बढ़ावा देने के लिए कई मंदिरों का इन्होंने निर्माण किया। और इसी निर्माण में आप देख सकते हैं कि विरददेश्वर का मंदिर जो तंजौर पे है, 192 फीट ऊंची ये मंदिर पूरी तरह से एक कलात्मक विकास का एक नमूना है। साथ ही साथ इनके जमाने में मूर्ति कला और चित्रकला का भी विकास हुआ। खासकर नटराज की मूर्ति पे वो कांसे का बना